हेलो एवरीवन। आज हम वापस आ गए और एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको एकदम ऐसे स्टॉक वॉक दिखा देंगे। एक आध ट्वीट इंटरेस्टिंग लग रहा था वो दिखा देंगे, कुछ एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखा है वो दिखा देंगे। और आज हम ऐसे आर्टिस्ट बन के बैठे हैं। तो हम आज अपनी आर्ट बिखेरने आए हैं। आर्ट तो कुछ नहीं है, बैठ के खाली बकलोली फेलनी है हमें। बकलोली करते रहते हैं, आप लोग देखते रहते हो। देख करके आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, हमें खराब लगता है, कोना पकड़ के रो देते हैं और फिर हम वापस बना देते हैं। तो सब्सक्राइब करो ना, ताकि हम ना रोए। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट प्लीज। तो हाँ, बनिया भाई साहब, आज हम किसी से बात करेंगे, चलिए बताइए। यस, तो बेसिकली आज बात करने वाले शेयरों के बारे में 50% से ज़्यादा गिर चुके हैं। ये जो लिंक है स्क्रीनर का, वो आपको हम नीचे दे देंगे। जैसा यहाँ पे हम्म। देख सकते हैं 311 स्टॉक्स हैं। यहाँ पे 311 स्टॉक्स के ऊपर तो रन डाउन नहीं दिया जा सकता। देखिए, ह्यूमनली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम आपको बता रहे हैं 5 जो मुझे बेटर लगा इनमें से, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स हैं उनमें से जो मुझे बेटर लगा। तो एक एक की मिनट बनिया यहाँ भाई पे साहब, एक काम कर सकते हैं क्या, जी, 311 स्टॉक्स के अंदर की सेक्टर्स जो कि लग रहा है काम के हैं यस, अभी करंट सिनारियो के हिसाब से, और जो यस, की स्टॉक्स आपने थोड़े बहुत जो आपने देखा है, आपने जो रन डाउन किया है वो बाकी हम डाल जी, देंगे। अपनी रिसर्च या, खुद करो भैया, हम तुमको रिसर्च जी, करके नहीं जी, दे रहे, हम स्टॉक जी, जी, एडवाइजर्स और हम स्टॉक सजेशंस भी नहीं दे रहे हैं। हम बस या, बता रहे हैं कि हम ऐसे करके देख रहे हैं, हम जो हमारी स्ट्रेटेजीज देखते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, हम वो सब बता रहे हैं, मेनली ये यस। आइडिया। सो दैट्स प्रीटी गुड वर्क बाय कॉन्स्पिरेटर भाई साहब। बट बेसिकली यहाँ पे मोटा-मोटा पॉइंट ये है कि हम आपको एक बेसिक रनडाउन दे देंगे कि हमारे हिसाब से कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज बेटर है, कहाँ पे हम देख रहे हैं, मतलब हमारा नज़रिया क्या है। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा कि यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा फुल डिस्क्लेमर के साथ। पहले हम सभी को डिस्क्लेमर दे देते हैं, हम एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करिए चीज़। दूसरा चीज़, हमने कुछ टाइम पहले उत्कर्ष के बारे में बात की थी, कैसे स्मॉल फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस स्पेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरे को पर्सनली बहुत फेवरेट रहा है मेरा हमेशा से। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस है, जो मुथूट माइक्रो फाइनेंस है, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और 258 के लेवल से 123 के लेवल पे आ गया। ये बेसिकली मुथूट फिनकॉर्प का एक सब्सिडियरी है माइक्रो फाइनेंस का, उन्होंने स्प्लिट किया था इसे बेसिकली अपने करंट शेयर होल्डिंग से। अगर आप देखें इसको, तो काफ़ी अच्छा एक तो लाइक होता है ना, कट थ्रोट सिचुएशन है। 680 करोड़ का अगर आप देखें मार्केट सॉरी क्वार्टरली सेल्स है और 3.5-4 करोड़ का प्रॉफिट है। ये थोड़ा कम चल रहा है, थोड़े एक्सपेंसेस इनके बढ़ गए हैं और साथ-साथ में इनका इंटरेस्ट पेमेंट जो बर्डन है, वो काफ़ी ज़्यादा राइज़ किया है। तो मतलब दैट इज़ वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस जो इनको भी आने वाले टाइम में देखना होगा। और इंटरेस्ट पेमेंट एज़ अ होल काफ़ी राइज़ कर रहा है और अगर आप देखें अदर इनकम तो इनका कुछ खासा बढ़ा नहीं। मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं दिखाना इसमें एक चाहूँगा। चीज़ और बोलना चाहता हूँ माइक्रो फाइनेंस की, तब तक जी, आप जी। खोलिए। तो जी, माइक्रो फाइनेंस का अगर आप सेक्टर पे पूरे पे ध्यान देंगे तो आप देखिए, आरबीआई जो नॉन बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस करते हैं और फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, उनके पास स्क्रूटनी बढ़ाता जा रहा है। तो कंपनीज को अब और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट थोड़ी ऊपर जा रही है। दूसरी यस, चीज़, जब आरबीआई बढ़ा रहा है तो जो वो वीड है ना उस पूरे सेगमेंट में, वो छटती जा रही है। तो अच्छे प्लेयर्स बचेंगे। अब जब अच्छे प्लेयर बचेंगे तो कंपटीशन थोड़ा कम होएगा, जब कंपटीशन कम होगा तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके पास एक फ्रेश लेयर ऑफ मार्केट अनलॉक होता जा रहा है। तो माइक्रो फाइनेंस के अंदर नया मार्केट बनाने में चैलेंज फेस कर रही है हर कंपनी, क्योंकि वही एमएसएमईज हैं, उसमें भी राइस ज़्यादा आ नहीं पा रहे। इंडिया का इकोनॉमिकल डिलेमा तो देखो चल ही रहा है। बट कंसिडरिंग वट एवर लेमन्स वी हैव इन द मार्केट राइट नाउ, उसके हिसाब से ये जो कंपनीज हैं, इनके पास थोड़ा सा स्कोप और आ रहा है कि जो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं वो थोड़ा और अच्छा काम करके आप उसके ऊपर खेल के जा सकते हैं। मार्केट और वॉलेटाइल है, सब तो थोड़ा केयरफुली रहिए, केयरफुली करिए और अपनी कैपिटल बचा के चलिए। हाँ जी, बढ़िया भाई साहब। भाई साहब आपको क्या स्क्रीन पर दिख रहा है ना? जी भाई साहब। हाँ, सो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जो माइक्रो फाइनेंस वाला स्पेस है, उसमें से सबसे बेस्ट है 95% रूरल डिमांड को कैटर कर रहे हैं। टोटल माइक्रो फाइनेंस पे बेस्ड है। सारा इनका जो बोरोइंग है मोस्टली 50% बैंक से आता है और सारा साउथ वेस्ट फोकस्ड है। नॉर्थ इंडिया इज़ 1/4 ऑफ देयर पोर्टफोलियो और बाकी ईस्ट और वेस्ट का देख सकते हैं कम ही कम। जो मेरे को सबसे अच्छा चीज़ लगा वो है इनका एनपीए। इनका एनपीए इज़ 0.25, जो कि मैं बताऊँ माइक्रो फाइनेंस स्पेस पे काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अभी जैसे हम देख रहे हैं उत्कर्ष को और आपका उज्जीवन है, सारे माइक्रो फाइनेंस बैंक, उनका एनपीए काफ़ी शूट अप कर रहा है। एक्चुअली अगर आप देखें टेक्निकली इनका एनपीए भी शूट अप कर रहा है और बेस इतना लो है तो आपको इतना फील नहीं हो रहा है। 0.34 भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन लोगों ने काफ़ी ऑलरेडी प्री पोन में काम किया था, 1.55 से इतना नीचे ले आए हैं। तो बेसिकली क्या है, ये एक उभरता सितारा है इस स्पेस के अंदर में। और अगर आप देखेंगे इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, बेसिकली कितना रुपया कमा रहे हैं ये, 13% के आसपास का, वेरी हेल्दी। और अगर आप देखें इनका जो बुक है, बुक कितने का है, 12,500 करोड़ के नेट नेट आसपास, 12,400 करोड़ समझ लीजिए, जो कि विच माइक्रो इज़ फाइनेंस वेरी के हिसाब से काफ़ी बड़ा है, बिकॉज ये लोन यूजुअली वेरी अगर आप गुड। देखें तो एवरेज अमाउंट ये 2-3 लाख वगैरह रहती है, और काफ़ी केसेस में तो 40-40 हज़ार के लोन लेते या हैं रूरल एग्जैक्टली जैसे एरियाज भाई में। साहब ने बोला, एग्जैक्टली भाई साहब एकदम सही आ रहे हैं। 40,000 38,000 का नेट नेट टिकट साइज है, विच इज़ वेरी गुड। अगर आप वो देखिए, मैं गलत हो सकता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि मैं गलत हूँ, मैं पूरा एक्नॉलेज करना चाहता हूँ उत्कर्ष को लेके। बट देखिए क्या, वो जो स्पेस एज अ होल है, आरबीआई जितना क्लैम्प डाउन करेगी, जो भी प्लेयर्स हैं वो और नहीं आएंगे और जो एक्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो अपने आप बुक्स को साफ करेंगे इवेंचुअली। देखिए, दिस इज अ वेरी नॉर्मल सिक्लिकल थिंग जो अपने आप प्ले आउट करेगा। ये बैंकिंग में भी सेकंड हुआ क्या था, है, बैंकिंग इंसॉल्वेंसी और उन सब के बाद सेम चीज़ हुई थी, जिसके बाद बैंकिंग का एनपीए जो 6-7% टच हो रहा था, वो गिर गया था हर एक बैंक का, क्योंकि उनको बुक्स क्लीन करनी पड़ी थी। अगर नहीं आ रहा है तो उनको क्लोज करना पड़ा था उस अकाउंट को, वो एसेट को, और वो पैसा उनका डूबा था। और जो आ रहा था उसको उन लोगों ने क्लीन किया था। बुक्स क्लीनिंग के बाद अब बैंक्स हैव बीन एबल टू परफॉर्म बैक। तो सिमिलर चीज़ें यहाँ पर भी होंगी, प्लस कंप्लायंस एंड ऑल चीज़ों के अंदर बाकी चीज़ें भी आती हैं।
कि आप किसको दे रहे हो, क्या अंडर राइटिंग कर रहे हो, क्या लोन आप सही से दे रहे हो, ठीक आदमी को दे रहे हो, तो वो सब चीज़ों में भी इंप्रूवमेंट आती है। जी भाई साहब, सो अगले स्टॉक पे सो चलना नेक्स्ट चाहिए हमें। या अगले स्टॉप पे हम आ जाते हैं। अगेन ये एक बहुत ही अच्छा लाइक मतलब ट्रेंडिंग चीज़ था लाइक 3-4 साल पहले तक रूपा। रूपा और लक्स 2 बड़े प्लेयर्स हैं इस मार्केट के अंदर में जो लिस्टेड है मेरे हिसाब से हमारे घर और के पास ही तो तो रहते हैं दोनों, यस तो हम बोलना हम चाहेंगे, हैं, हम जो भी है हम दोनों के उसमें मालिक जाएँगे। के घर के तो पास ही रहते हैं। तो जा करके घर पे बेसिकली जा करके हम, आप लगाओ पैसे, मैसेज कर दो हमें, कमेंट डालो, मालिक से जाके बात करके आते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं ये हो रही सब पढ़ाई। बातें नहीं करेंगे हम। बट 362 तक ऊपर गया था, 179 ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास चल रहे हैं। अगर आप 10 ईयर ट्रेंड देखें अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके नीचे आ गए वापस से। देखिए मेरा होल पॉइंट इस क्या है, दीज आर अंडरगारमेंट स्टॉक्स और ये इन जनरल आपकी इकोनॉमी का ट्रेंड बताते हैं। जैसे पेज इंडस्ट्रीज जॉकी है, रूपा इज अगेन ब्रीफ्स इनर लाइक गंजी बेसिकली यार, ब्रीफ्स इतना अंग्रेजी क्यों बोल रहा हूँ। तो बेसिकली फिर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन तो हिट किया ही है, बट स्टिल काफ़ी लाइक सौंबा सौंबा चल रहा है इनका सिस्टम। 400 करोड़ गए थे 2024 में, उस पीक को अभी तक टच नहीं कर पाए हैं और मार्च 2024 में उसके बाद थोड़ा सा स्लो ही रहा है। 21 थोड़ा सा हॉट था, 22 भी हॉट था, उसके बाद ठंडा सा हो गया सिचुएशन। दैट शोज की इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन कर रहा है, सब चीज़ों में इम्पैक्ट पड़ रहा है। बोरिंग वॉरिंग भी ठीक ठीक ही है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कहाँ सिस्टम बना ऑल्सो रहे मैं हैं, एक और चीज़ लोकेशन भी। बोलना चाहता हूँ, रूपा और इसका थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ये अंडरगारमेंट्स वाला सेगमेंट इंडिया में स्पेशली थोड़ा सा वो भी रहता है कि कैलेंडर के सेंटिमेंट हिसाब शो से चलता करता है। है, सीजन के या हिसाब से चलता है, वो भी एक रहता है। वो बहुत बड़ा यस कंट्रीब्यूटर नहीं है, वो 1-2% का इम्पैक्ट लाता होगा, एट यस मैक्स 10% जितना मुझे पता है, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो भी रहता है कि गर्मी आएंगी तो थोड़ी सी सेल बढ़ जाती है, पीपल रिप्लेस देयर एग्जिस्टिंग अंडरगारमेंट्स एंड ऑल, तो उसके बाद सेल थोड़ी ऊपर जाती है। आप अगर ऊपर ट्रेंड में देखें तो भाई साहब भी दिखा देंगे क्वार्टर्स के अंदर वो चीज़ यस रिफ्लेक्ट होती है। एक्चुअली या एक्चुअली भाई साहब ने अच्छा बोला, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए अप डाउन होते ही रहता है, ये ऐसा ही चीज़ है मतलब वो 10 साल सीज़नल में दिखा चीज़, रहा हूँ मैं वो आपको। सीज़नल ट्रेंड भी दिखा रहा है। आप एक ही साल में देखिए ना, एक ही साल में या कंसिस्टेंटली वैसे जा रहा है, वो सीजन्स का ही दिख रहा है, यस जो जितना मेरे दिख को रहा है। समझ आ रहा है, तो वो अगर आप चीज़ एक्चुअली रिफ्लेक्ट देखें होती तो 2020 के लो को टच करने के बहुत करीब आ गए हैं। सो लाइक दीज आर थिंग्स जो आपको देखना है अगर, क्योंकि आपको अपने पैसे कितने इन्वेस्ट करने हैं। हम यहाँ पे आपको बस बता रहे हैं कि हवा किस तरफ चल रही है। कुछ डेटा पॉइंट्स जो मैं दिखाना चाहता हूँ और दिस विल शो यू अ लॉट मोर क्लैरिटी के साथ में कि या एडवर्टाइजमेंट स्प्रेड, एडवर्टाइजमेंट ऑन द डाउनवर्ड में है, क्लोज टू 7.7% का था सेल्स के मुकाबले में। तो विच शोज कि उनको भी दिख रहा है कि थोड़ा सा हेवीली एडवर्टाइज्ड सेगमेंट है ये, बिना एडवर्टाइजमेंट की चीज़ नहीं चलता है, यहाँ पे हेवी एडवर्टाइजमेंट चाहिए होता है। तो अगर वो भी थोड़ा स्लो डाउन करे एडवर्टाइजमेंट को तो उनको भी लग रहा है कि आउटपुट कम है उनका, बेसिकली सेल्स का अपॉर्चुनिटी कम है, तो वो वाला चीज़ सेंटिमेंट भी शो करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं टीसीआई के ऊपर में। टीसीआई जैसे आप जानते हैं ये एक बड़ा प्लेयर है आपका लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के अंदर में। तो जैसे आप ये देख सकते हैं है। इनका भी बड़ा ये ऑफिस वन हमारे घर के पास ही है। ये अरे आपके भी यार घर के सब पास कुछ होएगा। हमारे जी जी सर हम बट हम बताना ये सब चाहेंगे, में नहीं टीसीआई का जाएंगे। एक बड़ा गोडाउन हम सबके घर के पास मिल जाएगा। ये जी 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 हर जगह सो फैले हुए हैं। 2300 करोड़ का मार्केट कैप है, जैसे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हाफ हो गया, 1200 1300 के आसपास समझ लीजिए गया था स्टॉक। 5 साल का ट्रेंड देखिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं अरे बाप रे 2200 बाप रुपए तक भैया, भी क्या गया है। खून बहा है इसके आप अंदर। देख रहे हैं, आप देखिए क्या खून बहा है। देखिए मैं यही बोलना चाहूँगा 2020 के लेवल्स पे सब आ रहे हैं वापस से, ठीक है। और कुछ डेटा पॉइंट्स दिखा देता हूँ। अच्छा थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लीजिए आप अगर आ ही गए हैं तो। मतलब ठीक ही है, बिजनेस का कुछ बहुत नहीं है, मार्जिन प्रेशर तो पड़ ही रहा है ऑब्वियसली, सबको पता ही है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में भी डंट आया है। बट एज अ होल काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। बोरोइंग ना 9 करोड़ किसको बोलते हैं भाई, इनका बोरोइंग आप देखिए, इतना बड़ा कंपनी है, सिर्फ 9 करोड़ बोरोइंग है, वो भी सब आपका लीज लाइबिलिटी है। तो मतलब कुछ नहीं है, ना के बराबर बोरोइंग है। तो मैं और आपको एक बार वही देख बताता हूँ। तो जो बोरिंग, जो जी टीसीआई जो मॉडल्स पे काम करता है, एक तो डायरेक्ट जी इनका हाई कैश फ्लो वाला मार्केट है। अब टीसीआई का इतना मार्केट कैप्चर किया हुआ है कि उनका कैश फ्लो मेंटेन हो जाता है रेगुलरली मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ, जब वो लॉजिस्टिक्स में काम करते हैं। दूसरा जो यस इंटरेस्टिंग चीज़ वो लोग करते हैं, वो अपनी गाड़ियों को लीज पर सामने दे देते हैं। तो जब वो चीज़ करते हैं तो वहाँ पर उसका पैसा उनका जब एक पीरियड ऑफ टाइम पीरियड के बाद आता है, तो उस टाइम पीरियड में उनको शायद वो बोरिंग की जरूरत पड़ती होगी, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है। प्लस टीसीआई मिक्स मॉडल पे चलता है कि वो बीच में ब्रोकरेज भी करता है और डायरेक्ट अपना खुद का भी करता है। तो वो सब चीज़ों से इनका कैश फ्लो मेंटेन हो जाता तो है, वो हम एक काफ़ी वीडियो स्मार्टली बनाते हैं मेंटेन करते हैं लॉजिस्टिक्स सब चीज़ों को। इंडस्ट्री के ऊपर में भाई साहब, आपको क्या लगता है इसको बनाई जानी चाहिए? बट जी ठीक है भाई कुछ साहब समय करते बनाएंगे हैं, आपके लिए जितना ताकि हमें थोड़ा हमारे बहुत व्यूअर्स समझ समझ आता पाए। है, जितनी हम रिसर्च जी जी करके जी बना सकते हैं, हम बनाने की कोशिश जी जी करेंगे। जी 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 हम करते हैं। सो उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रमोटर और तो काफ़ी ऐसे स्टेक बढ़ा ही रहे हैं अपना, हम तो नहीं किया उन्होंने। और अच्छा सिस्टम बन रहा है और ठीक ही चल रहा है, जीवन ऐसा प्रोमोटर तो भाई खराब साहब नहीं है। मोटा मोटी इनकी खुद की फैमिली है। हाँ आप वही प्रोमोटर्स मतलब एक बार दिख ही खोल के रहा देखिए, होगा। रिश्तेदारी और फैमिली है सारी। हाँ मतलब ठीक ये है, मतलब देखिए, उस समय हम ये धर्मपाल अग्रवाल जो है, ये मेन अग्रवाल भाई साहब है, जिनकी कंपनी है या, टीसीआई ट्रेडिंग या, इंडिया लिमिटेड। विनीत अग्रवाल उन्हीं के परिवार के लोग हैं। ये देखिए, धर्मपाल, प्रियंका अग्रवाल, चंद्र अग्रवाल, उर्मिला अग्रवाल धर्मपाल जी की बीवी हैं शायद। हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। देखिए हम कह रहे हैं घर वाले हैं, आप समझ नहीं रहे हैं घर वाले हैं आपके हाँ, इतना। तो मैं बस वही हाँ बताना चाहता हूँ, ये लोग परिवार में ही बटा हुआ बिजनेस है, पब्लिक लिस्टेड हाँ कंपनी है। तो आप इनको यस। बहुत सिमिलर समझ सकते हैं अंबानी परिवार के, क्या वो रिलायंस के जो मॉडल है उसके साथ अंबानी परिवार से कंपेयर कर दिया है, बाप कंपेयर रे कर बाप। दिया है। चलिए ओनरशिप के छोड़िए मामले में हम। कि फैमिली बहुत अच्छा ओके वैसे फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है बिजनेस के अंदर, फैमिली का स्टेक अच्छा है बिजनेस के विच अंदर, इज अ तो गुड आप, थिंग पर्सनली मेरे हाँ, हिसाब से। ये या बहुत इट्स गुड। अच्छा है क्योंकि फैमिली अगर इसके ऊपर बैक करें, दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, दे विल राइट कंप्लीटली फोकस ऑन दिस बिजनेस, एंड एज अ रिजल्ट शेयर होल्डर्स कैन
एक्सपेक्ट कि ये एटलीस्ट ये नहीं होगा कल को कल की कंपनी पैसा लेके भाग रही है और कुछ। प्लस टीसीआई जैसी कंपनी नहीं भागती है, वो इंडिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, वो अगर एकदम से भाग जाएगी तो ऐसे नहीं चले। ये बड़े प्लेयर्स यूजुअली एकदम से एग्जिट नहीं मारते हैं कभी भी किसी भी जगह से। सो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सरफेस ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा 86% शेयर है इनका। एयर पे भी एक्सपेंशन हो रहा है और ई-कॉमर्स भी काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे वर्टिकल्स एसएमई है, सब कोई ऑलमोस्ट कर रहे हैं। बी टू बी सेगमेंट ज़्यादा कैटर करते हैं, भाई साहब ने बोला ही है, तो वो वाली चीज़ें तो है ही। मतलब काफ़ी बढ़िया सिस्टम है, लाइक एज अ होल B2C में इससे कंपनी। बड़े, B2C के जी अंदर अगर जी आप देखेंगे बोलिए। तो इनसे बड़े आपके अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स मिलेंगे आपको। यस अगर वो दैट इज लिस्टेड ट्रू। स्टॉक है तो एक बार आप देख लीजिए। अगर आप ये नहीं वो सेगमेंट लिस्टेड पे नहीं देख है, रहे हैं तो आप वो फोकस लिस्टेड कर सकते हैं, बट अग्रवाल पैकर्स एंड या मूवर के कंपटीटर्स भी हैं कुछ, तो आप उसमें देख सकते हैं। डीडीडीसी यस। जैसा स्टॉक हो गया या ब्लू डार्ट जैसा स्टॉक हो गया। मैं श्योर नहीं वो दोनों भी लिस्टेड है कि नहीं है, एक बार भाई साहब कंफर्म ब्लू डार्ट करेंगे। इज लिस्टेड, डीटीडीसी आई एम नॉट सो श्योर इवन कि वो लिस्टेड है कि नहीं है, बट देखना होगा, ब्लू आप लोग डार्ट देख है लीजिए, डेफिनेटली। बट ये दो तीन कंपनीज अगर आपको B2C वाले सेगमेंट पे भी फोकस करना है तो आप प्लीज अपनी रिसर्च कर लीजिए। ब्लू डार्ट तो ये रहा, ब्लू डार्ट है, मुझे लगा भी था ब्लू डार्ट, बढ़िया। बट जो भी है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये लास्ट है हमारे हिसाब से जो सेगमेंट्स हमें अच्छे लग रहे हैं। देखिए गोल्ड एज अ प्ले ना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले। तो मैं जहाँ भी देख रहा हूँ गोल्ड एज अ प्ले को, मैं उस पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और ये सबसे चीपेस्ट लगा मेरे को गोल्ड एज अ प्ले। देर आर सम रेड फ्लैग जो मैं क्लियरली मेंशन करूंगा यहाँ पे, वो आप भी देख सकते हैं। जैसे इनमें से एक रेड फ्लैग है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 700 तक गया है ये बाबू। और ये, और मैं ये भी बताना चाहूंगा कोइंसिडेंटली ये भी कलकत्ता की कंपनी है। सो हम सडनली बहुत ही कलकत्ता कलकत्ता करने लग गए हैं, टीसीआई बट कलकत्ता की नहीं ठीक है। है, टीसीआई का तो टीसीआई नहीं, चलता बट रहता है, बट रूपा रूपा इज भी कलकत्ता। कलकत्ता की है और सेंको भी कलकत्ता की है। तो वही है। तो जो भी है 5,000 करोड़ की कंपनी है, ऑलमोस्ट 4,500, और 700 772 ₹300 पे आईपीओ आया था इनका 2 साल पहले। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे चार्ट में देख लेते हैं क्या है। तो 200 300 में आया था आईपीओ, और लिस्ट हुआ, सॉरी 200 में आईपीओ आया था जैसा हुआ था, और लिस्ट हुआ है 200 में, और ऐसे कुछ है 2 से 300 में आया था याद। तो उसके बाद में क्या है बेसिकली, अगर आप देखेंगे इसका स्टॉक को, मार्जिन प्रेशर मेजर रहा है इनके ऊपर। वॉल्यूम्स तो बढ़ रहे हैं पर प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा था कंपनी का। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और ये एक तो प्रॉब्लम होता है जब गोल्ड का प्राइसेस बहुत बढ़ने लगता है, और जब ज्वेलर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। पर आई पर्सनली थिंक कि जो गोल्ड का अपसर्ज था ऐसा एकदम सीधा वो रॉकेट की तरह, वो थोड़ा स्लो डाउन करेगा मेरे हिसाब से, और आने वाले टाइम में इसमें आपको थोड़ा ठंडक मिलेगा। दूसरा चीज़ क्या, अगर आप देखेंगे तो बुक्स एज अ होल खराब नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑलमोस्ट देयर देयर 2022 में 130 करोड़ थे, 161, 189, 140, इट्स ओके। बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है प्रॉफिट्स में, थोड़ा ऊपर नीचे चलते रहता है। जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं वो ये है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1610 करोड़ का है। दैट्स वेरी ट्रबलसम, क्योंकि कोई भी कंपनी शॉर्ट टर्म में इतना क्यों बोरो कर रही है। देयर आर समथिंग्स व्हिच माइट बी हैपनिंग इनसाइड जो हम नहीं देख पा रहे क्लियरली। बट मेरे हिसाब से ये जो सेगमेंट है गोल्ड वाला, वो उस पर फोकस रहना चाहिए लोगों का। दूसरा चीज़ जो मेरे को लगा, जो एक रेड फ्लैग है, क्योंकि हम रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग पसंद करते हैं। रेड फ्लैग है कि प्रमोटर बेच रहा है यार। दिस इज रेड फ्लैग। हम ऐसा बिहेवियर को रेड फ्लैग कहेंगे। सबका अपना अपना रीजन हो सकता है, हम जज नहीं कर रहे हैं, बट जैसे आप देख सकते हैं सुकुमार सेन, सब लोग अपना अपना स्टेक, लाइक वो ये जो ट्रस्ट बना है इनका, ये भी बेचा है। उसके बाद रजन सेन, ज्योति सेन, सब बेच रहे हैं। थोड़ा बहुत कम बेसी जो भी है, पर बेच रहे हैं। और अगर आप देखें तो एफ आई आई डी आई आई स्टेक बढ़ा रहे हैं। ये देखिए 9.58 से जितना भी इन लोगों ने बेचा सारा डी आई आई ने अब्जॉर्ब कर लिया। सो दैट जस्ट सेज कि ये सेगमेंट बहुत स्ट्रांग है। और ये जो गोल्ड का जो ज्वेलरी मार्केट है, अगर आप देखेंगे तो देखिए कस्टमर ओन कोको, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग कस्टमर ओन्ड और कस्टमर ऑपरेटेड ही है। कोको मॉडल क्या होता है, भाई साहब ये थोड़ा ज़्यादा बता पाएंगे, हमारे भाई साहब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इस मामले में। और फोको तो हमें पता है फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड है। अच्छा हाँ, कोको है कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, हम भी थोड़े पढ़े लिखे हैं। तो हाँ, फिर आ जाती है 85% ज्वेलरी सेगमेंट है, और डायमंड वायमंड पे कम है, और प्लेटिनम 2.4 है। ये क्या प्योर गोल्ड प्ले है। बंगाल में ऐसे भी गोल्ड ज़्यादा बिकता है, तो गोल्ड प्ले ही ज़्यादा इनका हैवी है, गोल्ड की ओर फोकस इनका भी। तो और भी कुछ डेटा पॉइंट्स इसमें यहाँ पे दिखा सकते हैं। टोटली इंडिया बेस्ड कंपनी है लोकेशन वाइज, और उसमें भी बंगाल और ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट बेस्ड है। तो ये एक बहुत ही एक सेगमेंटाइज्ड बेस्ड फोकस्ड है, ऐसा नहीं कि पूरा इंडिया में फैले हुए हैं। थोड़ा बहुत होगा इधर उधर ऑप्शन, बट मेजर जो एलोकेशन है वो वेस्ट बंगाल पे है। और वहीं की एक लोकल लोकल बोलना गलत होगा, स्टेट वाइज वैसे सिस्टम है कि स्टेट में ज़्यादा डिमांड है, वो सब ज़्यादा कर रहा है। जो मेरे को सबसे अच्छा लगा कि इनका एवरेज जो टिकटिंग प्राइस है 73,000 का है, इज वेरी गुड। क्योंकि अगर आप त्रिभुवन को भी देखेंगे तो त्रिभुवन का नहीं, सर किसका तो था, टाइटन था क्या, टाइटन, सॉरी टाइटन नहीं आ रहा क्या, पीसी, पीसी का किसी का नहीं आ रहा, सॉरी। सो बेसिकली क्या है कि अगर आप देखिए 2% एडवर्टीजमेंट स्पेंड है, स्पेंड भी आप प्लेटो करने लग गया है, वो तो डिमांड के साथ वाली बातें हैं। जो ये सब इंपॉर्टेंट डेटा मेरे हिसाब से जो एक अच्छा एक पिक्चर बता देता है। सेल्स ग्रोथ भी अगर आप इसे देखेंगे तो एकदम से थोड़ा सा ऐसे अप डाउन चल रहा है, और प्रीटी मच एक अच्छा काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टोर्स भी अगर आप देखेंगे तो 101 स्टोर्स है, बढ़ा ही रहे हैं। स्लो प्रोग्रेस है, आप धीरे कर रहे हैं, बट अच्छा प्रेजेंस है, तो दे कैन टैप द होल मार्केट इन जनरल इस। भाई साहब आपका क्या राय है इस सब चीज़ों के ऊपर जो मैंने अपना कुछ बता दिया है, कि सेंको के ऊपर कुछ राय आपकी? मेरे दो तीन टेक इसके अंदर, इनके जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं या वो हमें नहीं पता किस चीज़ की है। वो डेफिनेटली रेड फ्लैग इसलिए है क्योंकि एकदम से इतना जब बढ़ा
तो या तो वो ये हो Yes. सकता है, दे माइट बी एंटिसिपेटिंग अ राइज इन गोल्ड प्राइसेस एंड दे माइट बी Yes, स्टॉकिंग अप ऑन that's गोल्ड, what I think. उसकी वजह से हो सकता है, बट इट कैन वेरी वेल टर्न आउट टू बी अ बैड कॉल, बहुत रिस्की मूव है। अगर वो बैड कॉल होती है तो इट विल बिकम ट्रबलसम और फिर वो क्रंच करेगा इनके प्रॉफिट मार्जिन को आगे जाके। एक तो Yes. वो चीज़ है, बिकॉज आई एम नॉट रियली श्योर कि वो 1600 करोड़ का जो लोन उन लोगों ने लिया वो उसको कैसे ऑनर कर पाएंगे, उसको कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे, बिकॉज आगे जाकर के अगर वो ग्रोथ उतनी नहीं होती उसके ना तो वो बहुत ट्रबलसम हो सकता है। Yeah. सेकंड चीज, So, प्रोमोटर बेच रहा है, मेरे को वो उतना रेड फ्लैग नहीं लगा, बिकॉज प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ज्यादा नीचे नहीं गई है एक तो। दूसरा, जो इन्होंने 1600 करोड़ लिया है, आई थिंक वो उसी शॉर्ट टर्म बोरिंग के इनलाइन ही है प्रोमोटर सेलिंग भी, बिकॉज प्रोमोटर को बेच के उन लोगों ने एफ आई डी आई को दिया है मोटा मोटी। सो दे माइट बी रेजिंग फंड्स ऑन द इक्विटी लेवल एज वेल, डायरेक्टली वहां पर yes. बेच करके। तो वो भी हुआ हो सकता है, क्योंकि पैसों की अब जरूरत होगी, या तो ये लोग एक्सपेंड करने की ट्राई कर रहे हैं एंड दे माइट बी अ पोटेंशियल ब्रेकआउट बिकॉज ऑफ दैट, या फिर दूसरा हो सकता है इट माइट बी अ वेरी वेल अ बैड कॉल ऑन देयर पार्ट, जो कि अब देखो आगे पैन आउट करेगा कैसे होगा। तो थोड़ा रिस्की स्टॉक है, अपनी रिसर्च करो, थोड़ा पैसा डाल Yeah. के देख सकते हो, ताकि अगर एक्सपोज करना है और तो अपने इसीलिए हिसाब हमने से। कोई प्राइस टारगेट्स नहीं बताए देखिए, हाँ, क्योंकि सब 50% डाउन है। हम कुछ यहाँ से बता नहीं सकते कहाँ क्या जाएगा ऐसा मार्केट में। आप देखिए, हम आपको सेगमेंट्स बता रहे हैं कि कौन-कौन सा बेटर है, कुछ और भी बेटर हो सकता है। ब्लू डार्ट क्या पता और बेटर प्राइसेस मिल सकते हैं आपको, तो आप वो सब भी देख एग्जैक्टली। सकते हैं। तो बेसिकली आपको करना है, हम आपको सेगमेंट्स बता दे रहे हैं 50% डाउन पे भाई साहब क्या प्राइस माँगोगे, जान लोगे क्या बच्चे की? और हमने चार बोलिए। पांच सेगमेंट के साथ चार पांच कंपनी बता दी आपको। अब यस, हम दो ट्वीट देखे हमने जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, हम यस। उनके ऊपर बात करके खत्म करना चाहेंगे, आखिरी के 5 मिनट। जिनका स्टॉक तक इंटरेस्ट था, यहाँ तक देख लिए, तो आगे देख लो प्लीज। वैसे ही कोई नहीं देख रहा, प्लीज़, जितना देखोगे उतना प्लीज़ यार फायदा। देखो हमारी वीडियो को यार, हमारी भी भावनाएँ हैं, जो भी है। सो बेसिकली भाई साहब आप खुद समझाइए यहाँ पे क्या है, थोड़ा-सा रीड कर दीजिए और उसके बाद में फिर हम वो चार्ट खोल देते हैं बड़ा तो सा। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अमेरिका 100 साल के अंदर जो अमेरिका ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में लीड ली थी इंडिया के कंपैरिजन में, वो लीड इंडिया ने पिछले 40 साल, 1980 2020 के 20 के बीच में वो लीड इंडिया ने बहुत कम कर दी, बहुत छोटी कर दी है। एक वो है। दूसरा, अगर आप देखें जो 100 साल की लीड अगर बोलें, तो अमेरिका वॉज ऑल्सो ब्रिटेन कॉलोनी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एंड वो ब्रिटिशर्स ने जाकर के अमेरिका को बसाया है नेटिव अमेरिकन को भगा भगा के। लेकिन वो कॉलोनी की तरह नहीं, वो फिर एक सेपरेट नेशन की तरह चलना चालू हो गया अमेरिका। अमेरिका इज अ वेरी यूनिक ब्रिटेन कॉलोनी सिचुएशन और स्टोरी, जो कि सामने निकल के आती है। लेकिन और वो सौ एक साल और का चीज़, एंडोमेंट उनके पास बहुत अच्छा था। जी भाई साहब। एक और चीज़ जो अमेरिका को जो लाइक कट थ्रू करता है बाकी देशों के साथ में, वो जो इमिग्रेंट्स को फ़ील कराते हैं ना कि दे कैन अचीव व्हाट दे कैन नॉट अचीव इन देयर होम, वो अमेरिका में आप करा सकते हो। एंड आई वो थिंक, अमेरिका का जो सेल्फ या हाँ आप सही बोल रहे हैं, आई थिंक वही अमेरिकन ड्रीम है। जब कंट्री ही इमिग्रेंट्स की बनी है, जब किसी के पास खुद की आइडेंटिटी ही नहीं है, तो दैट इज ऑल दे हैव, दैट इज द नैरेटिव ऑफ द होल कंट्री। और जो अमेरिका के अंदर जो सेल्फ करेक्शन का जो कैपेबिलिटी है, मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया इंडिया तो छोड़ दो, कोई देश में भी नहीं है। लाइक अगर आप देखिए आज से 4-5 साल पहले तक कोई नहीं सोचा था कि ये जो वोक एजेंडा है और ये सब चीज़ें हैं, वो इतना जल्दी टर्न होगा। अगर आप देखिए 3 प्रेसिडेंट्स में चेंज हो गया है, ट्रम्प, बाइडेन, ट्रम्प। तो आप देखिए मूवमेंट बहुत फास्ट हुआ है एंड ओनली अमेरिका कैन डू दैट काइंड ऑफ चेंज। लाइक होता है ना, अमेरिका हैज़ वोटेड दैट चेंज एंड दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ, जब भी लोग बोलते हैं ना कि अमेरिका लाइक कल खत्म होने वाला है, आई विल जस्ट से कि कोई और देश अमेरिका के आसपास भी नहीं, कि उनके तो सेल्फ करेक्टिंग जो बात है ना वो नहीं है। इंडिया भी तभी चेंज करता है जब बहुत दर्द हो जाता है, जो अमेरिका एग्जैक्टली। देख प्लस बट यू कैन नेवर डिस्काउंट अमेरिका, बिकॉज अमेरिका इज वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग। अमेरिका आज के लिए बिल्ड नहीं करता, अमेरिका अगले 10 साल के लिए बिल्ड करता है। वो लेट इट बी टेक्नोलॉजी, एआई में अमेरिका ऑलरेडी बहुत आगे, तो वी नेवर नो, वहां पर एक सडन बूम आ सकता है कभी भी, जो कि अभी ऑलरेडी आया कुछ कंपनीज में, वो इकोनॉमी लेवल पे आ सकता है ट्रांसलेट होकर। यस तो अमेरिका उस उन चीज़ों पे काम करके अमेरिका वो एंडाउमेंट बहुत बड़ी करता है। बट नन इस डेटा का दिखाने का पर्पज ये था, इंडिया जो 40 साल में इंडिया ने गैप कम किया, अगले 40 साल में अगर ऐसा ही चलता रहा ट्रेंड, तो वो गैप जीरो हो सकता है व्हेन इट कम्स टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसका मतलब ये नहीं है कि पीपीपी बेसिस पे इंडिया इक्वल हो जाएगा, पीपीपी अलग होता है, प्राइस पैरिटी रेशियो, प्राइस पैरिटी कैपेबिलिटी, और जो उसको होता है परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर पैरिटी, सॉरी, एकदम ही हक दिया मैंने, चार गलत फुल फॉर्म बोल के। बट कोई परचेसिंग पावर हमारे से पैरिटी जो हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, सीखने नहीं आ रहा है। हाँ, एग्जैक्टली तो परचेसिंग पावर पैरिटी दोनों के बराबर हो जाएगी, हम ये नहीं बोल रहे हैं। बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हम इंडिया में रह करके हम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं और जो अमेरिकन जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो मोटा मोटी बराबर आ सकता है। अब या तो अमेरिकन लाइफस्टाइल नीचे जा रहा है, या तो इंडियन ऊपर जा रहा है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एक वो। यस, दूसरा, स्टैंड ऑफ लिविंग को क्वालिटी लाइफ में फर्क है, अमेरिका में क्वालिटी ऑफ लाइफ आज भी इंडिया से बहुत ज़्यादा ऊपर है, जो कि इंडिया नहीं कर यस, रही है। और मैं बोलना यस, चाहूँगा, ये मैं ये आप लोग को बोलना चाहूँगा, जागरूक नेशन होने के, जागरूक नागरिक होने के नाते आप लोग को सरकार से क्वेश्चंस और करने चाहिए। सरकार से यस, आप लोग क्वेश्चंस करिए, आप पूछिए कि इन्वायरमेंटल वाइज हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज इन्वायरमेंट इज अ क्राइसिस एट दिस पॉइंट। तो ये चीज़ यस, मैं बोलना चाहता था इस डेटा के थ्रू, कि डेटा अच्छा लग रहा है बट हमें पूरी स्टोरी नहीं पता। और मेन आइडिया ये था, ये छोटे छोटे डेटा ट्विटर पे हम देखते हैं, हमें बहुत बढ़िया लगते हैं, और हम वो देख करके फिर बोलते हैं इंडिया तो बहुत अच्छा कर सबसे रहा हम है और इसे एक मार्केट में लगा सेगमेंट देंगे, बनाएंगे। सब इस पे यस, कर देंगे। लेकिन यस। क्या पता वो पूरी पिक्चर ना हो, तो थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग लगाओ, बस ये आइडिया था। जी भाई साहब। बस लास्ट एक ट्वीट देख लेते हैं, हम्म, उसके बाद फिर खत्म करेंगे आज का। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। नो री इंडस्ट्रियलाइजेशन विदाउट डी डॉलराइजेशन, बट डी डॉलराइजेशन डज नॉट मीन इंपीरियल कोलैप्स। ऑन द अदर हैंड, सो डज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा,
दिस इज द फंडामेंटल पैराडॉक्स। सो भाई साहब थोड़ा सा अगर आप समझा पाए हम जैसे बेवकूफ लोगों को कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कि मेरे हिसाब से मैं पहले बता देता हूँ, मेरे हिसाब से ये है कि वो ये बोल रहे हैं कि वापस से अगर हम सब कुछ बनाने लगेंगे, उसका वो बिना अपना करेंसी को लाइक होता है ना गिराए होगा नहीं। तो बेसिकली इंडिया का जो डॉलर और जो $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज है, सो कम करना होगा। तो दैट वुड बी अराउंड 70 और 60 रुपीज के आसपास, मतलब बेसिकली कम करना होगा। और अच्छा कुछ और भाई साहब हाँ, बताएंगे, भाई साहब मेरी बताएंगे। मेरी एक अलग रीडिंग है, आप कंप्लीट करिए। अच्छा, सो मेरा रीडिंग मैं बोल देता हूँ पहले कि मेरा रीडिंग ये है कि आपको अपना करेंसी को थोड़ा कम्पिटिटिव बनाना होगा ताकि बाकी लोग खरीद पाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो हेजेमनी है, आपका जो लाइक दुनिया के ऊपर हेजेमनी है, आपका डॉलर की जो हेजेमनी है वो खत्म हो रहा है। इसका मतलब बस ये है कि होता है ना, आप वापस से इंडस्ट्रियलाइज करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ कैसे भी जा सकता है, प्ले आउट हो सकता है, लाइक होता है ना। सो ये मेरा रीडिंग है इस चीज़ को लेकर, भाई साहब ज़्यादा बताओ। तो मुझे तो दिख रहा है, आप ये इंडिया के एग्जाम्पल से देख के देखिए, इंडिया डी डॉलराइजेशन कर रहा है और यस, वही इंडिया करने की ट्राई कर रहा है। अब मेन चीज़ क्या, डी डॉलराइजेशन क्या होता है, डिपेंडेंस ऑफ डॉलर जो है वो कम करो। जो डॉलर एक अंडरस्टूड एक्सेप्टेड ग्लोबल करेंसी है, उसके ऊपर डिपेंडेंस कम करेंगे। जैसे हम डिपेंडेंस कम करने की बात करते हैं, वहीं पर फिर दो चीज़ें होती हैं। या तो करेंसी वीक होती चल जाएगी डॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि हमने डायरेक्ट बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया और हम अपने पर्सनल करेंसीज के अंदर ट्रेड करना चालू कर दे रहे हैं। तो हमारे पास वो डॉलर का जो स्टॉक है वो भी नहीं आएगा। जब वो आ नहीं रहा है, रिजर्व नहीं आ रहा है डॉलर का, तो हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते अपने हिसाब से, तो वो प्राइस फॉल कर सकता है करेंसी का। जब वो चीज़ होती है तो वो पॉलिटिकल एजेंडा बन जाता है, और वो पॉलिटिकल सिनारियो के अंदर फिर सरकार और जो इंपीरियल, वही कोलैप्स की बात कर रहे हैं शायद भाई साहब, जैसे डीडोलाइजेशन होता है उससे इंपीरियल कोलैप्स होने का एक रिस्क रहता है। बट अगर डी इंडस्ट्रियलाइज अगर नहीं करेंगे ये चीज़, तो वो इंडस्ट्रीज खत्म होने का चांस रहता है। बिकॉज अगर आप अपनी करेंसी को ना गिराएं, अगर आप वो ग्लोबल कंपेटिटिव प्राइसेस ना दें, और अगर आप वो ग्लोबल मार्केट में कम्पीट ना करें उस लेवल पे, तो आपकी इंडस्ट्रीज को वो बूस्ट नहीं मिलेगा, आपकी इंडस्ट्रीज का वो मार्केट कभी डेवलप नहीं होगा, और आपकी वो इंडस्ट्रीज कभी आगे बढ़ेंगी नहीं। तो नई इंडस्ट्रीज नहीं आएंगे तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होते चले जाता है कि अगर कोई कंपनी 10 चीज़ें करेगी, उसकी 3 ही चीज़ें, तो वो 3 ही करना चालू करेगी, वो बाकी 7 से निकल जाएगी। बिकॉज वो मार्केट कभी डेवलप ही नहीं हो पाया, और वो बिकॉज वो शायद अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक सिनारियो की वजह से प्ले आउट नहीं कर पाए। सो ये एक फंडामेंटल पैराडॉक्स है। मैं बिल्कुल यही कहना चाहता था बट कुछ समझ नहीं आया था, मैं बोल नहीं पा रहा था इस चीज़ को, बट ठीक कोई है बात भाई नहीं साहब भाई ने साहब, बता दिया। हमने तो कवर कर दिया ये। अब हम आपको बोलना यस, चाहेंगे कि लास्ट ये जो बातें हैं, ये बस हमारे ऐसे प्रिविलेज के पर्सनल, साथ हम बोल रहे हैं, और यस, हमारे पर्सनल व्यूज़ के साथ हम बोल रहे हैं। यस, और जो उसके पहले की बात है वो हमारा बस एक एनालिसिस, जो हम थोड़ा बहुत देख, और यस, एनालिसिस भी नहीं, ऑब्जर्वेशन है हमारी। एनालिसिस आप अपना खुद ऑब्जर्वेशन, करिए, यस, जी, ऑब्जर्वेशन जी, देखेंगे मार्केट में। हम बस ये है कि इन्फॉर्मेशन जाती रहनी चाहिए, ताकि आप लोग आगे अवेयर रह करके कर पाएँ चीज़ें। वही प्राइमरी आइडिया। यस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़िया भाई साहब, एनी पार्टिंग नोट्स? पार्टी नोट्स भाई साहब यही है, देखिए यूएस अगर वापस इंडस्ट्रियलाइज कर रहा है, इंडिया विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू फाइट इट्स वॉर वन डे। मेरा पॉइंट ये है, क्या हम वो साइकिल लेट साइकिल में है, अर्ली साइकिल में, वी डोंट नो। बट आई थिंक ट्रम्प माथे पे गन रख चुका है हमारे, और आई थिंक वी नीड रिफॉर्म राइट नाउ। और जैसे भाई साहब ने बोला, प्लीज सरकार से क्वेश्चन पूछिए, आपका हक है। थैंक यू। चलिए भाई साहब। टाटा।